तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर का जेईई मेंस का मॉड्यूल। कोई भी डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वही बताना है ना। देखो 5 में कह रहा है कि 3 स्लैब्स ऑफ सेम सरफेस एरिया बट डिफरेंट कंडक्टिविटीज K1, K2, K3 or different thickness T1, T2, T3 are placed in close contact. After steady state, this combination behave as a single slab. Find its effective their conductivity. अरे इसकी इफेक्टिव कंडक्टिविटी बताइए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप तुमको व्हाइट बोर्ड के पे लेके चल रहा हूँ। इसमें है कि 3 स्लैब्स बना लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th। तो इससे मैं 3 स्लैब बना लिया तरीके से। इसके K1, K2, K3, T1, T2, T3 बट क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का सेम है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इसको हटा दो, इसके जगह पे एक सिंगल रॉड रखो जिसका थिकनेस, टोटल थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर। T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर और क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है, ए के बराबर है। अब इसकी कंडक्टिविटी क्या है? तो इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका और इसका इक्वल हो जाए, हम कहेंगे कि ये जो K है इसका रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट K है। तो ये तीनों रॉड सीरीज में है, तो तीनों रॉड सीरीज में है, तो ऐसे दिखाओगे और इसको ऐसे दिखा दो। तो यहाँ का रेजिस्टेंस याद करो, थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ाया था एक्स, एक्स अपान के, थर्मल रेजिस्टेंस था एक्स अपान के और एक्स क्या था? थिकनेस। इसका बनेगा T1 अपान के, ये बने। वैसे ये बनेगा T2 अपान K2 है, T3 अपान K3 है और इस इक्विवेलेंट का बनेगा T1 प्लस T2 अपान के, के। अब देखो, अब ये इसका जो इक्विवेलेंट है इसके बराबर हो जाए, मतलब इन तीनों का सम कर दो, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। तीनों सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट दिस वन, तो यहाँ से ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 अपान के इक्वल्स टू, समझ गए आंसर क्या आएगा? T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अपान K। तो K की वैल्यू मिल गई यहाँ से। बात समझ में आई? के बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर हाँ, 8 क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि अ मेटल रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इज बीइंग हीटेड एट वन एंड एट वन टाइम द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना and is इतना calculate the rate at which the temperature is increase in the part AB of the rod the heat capacity। ये तो क्लास में पढ़ाया था ना, याद तो नहीं पता कि अब ऐसा क्वेश्चन कराया था कि एक वो है, एक रॉड है, तो यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ और है। पूछा गया था कि ये जो बीच का पार्ट है उसका टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, याद आ रहा है? तो मैंने इसका लिखाया था के ए डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लो, इसका के डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लो, दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको बराबर कर देंगे एम एस डी टी अपॉन डी टी का। कुछ याद आ रहा है सर? यस सर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बताना पड़ेगा देखिए या बता ही देना। देखो ना क्या करना, कंडक्टिविटी दी गई है ना के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या दी गई है? ये दी गई है, तो लिखना 200 के ए 1
इंटू 5 माइनस के 200 इंटू 1 इंटू 2.6, ये नेट आ गया, इज इक्वल टू एम, मास निकाल लेना, मास एम एस दिया गया ना, एम एस दिया गया, ये एम एस की वैल्यू है 0.4, 0.4 एम एस की वैल्यू, तो 0.4 एम एस की वैल्यू है, तो एम एस डी टी अपॉन डी टी, एम एस जगह पे 0.4 प्रेस कर देना, आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी। बात समझ में आई? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द अर्थ रिसीव एट इट्स सरफेस radiate from the sun at rate of इतना, the distance of the center of sun to earth surface is इतना, radius of sun is इतना, treating the sun as a black body, calculate the temperature of sun, sun का टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए the earth receive at the surface radiation from sun at rate of the distance of the center of the sun from the surface of earth is इतना, radius of sun is इतना, treating, ठीक है, तो हम इसको लिए एक बार फिर व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा है 13, तो 13 के लिए मैंने क्या किया, सन बना दिया, और सन का रेडिएशन अर्थ सरफेस पे 1400 है, ये अर्थ सरफेस पे इंटेंसिटी जो है 1400 वाट है, इंटेंसिटी ठीक है, और 1.5 इंटू 10 का पावर 11 है, ये 1.5 इंटू 10 का पावर 11 है, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस ये 7 इंटू 10 का पावर 8 है, रेडियस 7 इंटू 10 का पावर 8 है। तो क्वेश्चन में क्या है ये बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सन का टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा ना, कैलकुलेट टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर निकालना है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, किसी सरफेस पे जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है पी अपान 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। अब इंटेंसिटी कितनी है, 1400 रख दो यहाँ पे, पावर होता है सिग्मा, सन ब्लैक बॉडी है तो E1 हो जाएगा, और ये बनेगा 4 पाई आर, ये वाला आर लिखेंगे, दैट इज 7 इंटू 10 पावर 8, 4 पाई आर का स्क्वायर, सिग्मा ई ए टी का पावर 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और आर सेंटर से इसके सेंटर की दूरी होगी, दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर 11, और ये दूरी बहुत ज्यादा है तो चाहे सरफेस लिखो चाहे सेंटर से लिखो, बात एक ही, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, बात समझ में आ रही है? हेलो, अभी भी नहीं समझ आया? Yes, sir. All. ओके, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, पार्ट 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 9, one. क्वेश्चन नंबर 6 बताना। 6 में कह रहा है रेडी heat flow through the outward inner इतना, the temperature of the inner surface of cell is theta outer,
the radial distance from the center of the cell where the temperature is just half of the theta 1 theta 2. ओके, तो इसके लिए मैंने तुमसे ये कहा था क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. तो इनर रेडियस r1 है, जो इनर रेडियस है r1 है और आउटर रेडियस r2 है. इसका टेम्परेचर थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है. कह रहा है कि सेंटर से दूरी बताइए जहां का टेम्परेचर थीटा 1 प्लस थीटा 2 का हाफ हो जाए. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो चलो, इसके लिए मैंने तुमसे ये लिखवाया था कि कॉन्सेंट्रिक शेल के केस में, याद करो कॉन्सेंट्रिक शेल के केस में मैंने इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखवाया था. इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें याद होगा कि मैं लिखवाया था फॉर्मूला में 1/r बना था 1/4 पाई के ब्रैकेट में 1/ अंदर का रेडियस r1 बाहर का रेडियस r2. ये थर्मल रेजिस्टेंस में लिखवाया था. अच्छा, इतना रेजिस्टेंस आ गया तो जो नेट हीट फ्लो होगा इस सरफेस के बीच में, जो नेट हीट फ्लो होगा, उस हीट की वैल्यू कुछ और नहीं होगी. दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड होल डिवाइड बाई आर लिख दो. इसके बीच का रेजिस्टेंस निकाल लिया जो कि इतना बचा, और इससे जो हीट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने इतना निकाल लिया. अब कह रहा है कि अब चूंकि हीट फ्लो, करंट का फ्लो हर स्ट्रिप से बराबर होगा. करंट का फ्लो इससे हर स्ट्रिप से करंट का फ्लो बराबर होगा. तो यहाँ पे जो स्ट्रिप लोगे, इतने बड़े स्ट्रिप लोगे, इससे भी करंट का फ्लो वही होगा जो करंट का फ्लो इस बड़े वाला से होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ. जो हीट का फ्लो हर क्रॉस सेक्शन से इक्वल होगा. मैं इस क्रॉस सेक्शन से भी वही बोलूंगा. तो इसका यहाँ से दूरी मान लो r है, ये दूरी यहाँ से r है. तो फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके और इसके बीच का निकालना पड़ेगा. इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इस 1/r डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई के ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r बनेगा. अब जो करंट I लिखोगे ना, I नथिंग बट यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर डिवाइड बाई बीच का रेजिस्टेंस. यहाँ का टेम्परेचर क्या, आधा है, थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का हाफ डिवाइड बाई r डैश लिखो. ठीक है, तो तुम क्या करो, ये आई ये करंट और ये करंट एग्जैक्टली सेम है. मेरा कर्सर घूमता हुआ नजर आ रहा है, कर्सर घूम रहा है. यस सर. ओके, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजो. तो 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 r डैश बन जाएगा. और क्या करोगे, ये करंट इक्वल है, इसको बराबर कर दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड डिवाइड बाई कैपिटल R. इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. इससे 2r वैल्यू r के बराबर आ जाएगी. तो तुम जब इसको इक्वेट कर दो, समझ गए यहाँ से. r बराबर 2r डैश है, यहाँ पे क्या लिख लो 2r डैश, तो हटा दो यहाँ से, यहाँ पे लिख लो 2r डैश लिख लो. और इस r डैश को उठा के तुम यहाँ पे रख दो, उठा के इस r डैश के ऊपर रख दो. तो जाएगा 1/4 पाई के ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r 4 पाई के बचा रहेगा, कैंसल आउट हो जाएगा. सॉल्व करोगे आंसर देगा. बात समझ में मैंने क्या किया, बात समझ में आ रहा है. हेलो, इसके बाद क्वेश्चन सर 4 और 5 आपने बता दिए. कौन सा क्वेश्चन, ये वाला 4 और 5. ये ना जो दिख रहा है अभी, यस. बताता हूँ देखो. क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि बॉयलर इज मेड ऑफ अ कॉपर प्लेट इतना एमएम थिक with the inside the coating of itna thick layer. The surface area exposed to the gases are itna. The amount of steam that could be generated per hour at atmospheric pressure. Question number 4 को
नंबर 4 पे a boiler is made of a copper plate 7 thick with the inside coating of 7 thick of tin. The boiler is made of a copper plate. कितना mm thick with inside coating of layer tin. The surface area exposed to the gases are itna. The amount of steam could be generated per hour at atmospheric pressure is KU is like steam का L इतना. ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट बताना लगा. देखो ये जो बना हुआ बॉयलर होता है ना, जो बॉयलर होता है ना, जो बॉयलर होता है वो बेसिकली बॉयलर एक तरह से मान सकते हो, कुकर समझते हो ना, कुकर टाइप, कुकर की तरह से अंदर कॉपर का लेयर है जिससे पानी भर दिया जाता है और उसके बाहर इस टीन का लेयर है. अंदर कॉपर का और बाहर टीन का लेयर है. टीन का लेयर है. अब टीन के बाहर जो है वो हीट वो है, फर्नेस वगैरह है जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है अंदर को हीट ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे बना लिया. ये जो है ये कॉपर का लेयर है और बाहर वाला जो डॉटेड है वो टीन का लेयर है. टीन का लेयर. और इधर जो है फर्नेस है जिसका टेम्परेचर है, फर्नेस है जिसका टेम्परेचर है 700 डिग्री सेंटीग्रेड. 700 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बाहर और स्टीम बना रहा है मतलब इसका टेम्परेचर 600 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. स्टीम का 100 होगा तो हीट इधर फ्लो करेगा ऐसे. लेकिन ये दोनों जो रजिस्टर है ना, ये और ये एक तरह से सीरीज में कहूंगा, सीरीज रजिस्टर. तो दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस निकालेंगे एक एक करके. रेजिस्टेंस R1 निकालो, x अपान के. कॉपर का 2.4 और 0.2. कॉपर का 2.4 साइड कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ टिन. कॉपर का 2.4 है ना, कॉपर प्लेट 2.4. ठीक है, कॉपर का 2.4 है थिकनेस. कॉपर शायद बाहर है, ये 2.4 mm का है. ठीक है, और टीन जो है 0.2 का है, 0.2 का, जो कि इसका थिकनेस 0.2 mm. और दिया गया है क्या, द सरफेस एरिया एक्सपोज इतना इज टोटल एरिया एक्सपोज इज 700 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और बाद में कॉपर का 0.9 दिया गया है, टीन का पॉइंट दिया गया है. कॉपर का 0.9, कॉपर का 0.9, कॉपर का 0.9 है. और उसका कितना है 0.15. ठीक है, बस क्या करेंगे, लगा देंगे एक्स अपान के. R1 एक्स की वैल्यू 2.4 है, सेंटीमीटर बदल लो 2.4 सेंटीमीटर में. सीजे सिस्टम यूज कर रहा हूँ. एक्स अपान के कितना है 0.9 इंटू ए कितना है इसका 700 आ गया. वैसे R2 निकाल लेंगे. R2 कितना आएगा, एक्स कितना है इसका थिकनेस है 0.2 mm है, माइनस 1 कर दो. अपान के कितना है 0.15 इंटू 700 कर दो. R1 आ गया, R2 दोनों सीरीज में है. R इक्वलेंट क्या जाएगा, R1 प्लस R2 कर दोगे यहाँ से. फिर करंट का फ्लो क्या होगा, मतलब हीट डेवलप dQ/dt, जो हीट फ्लो करेगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस 700 माइनस 100, 700 माइनस 100 600 एंड डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस R दोगे यहाँ पे. सर एरिया 400 है. एरिया सॉरी 400 है, यहाँ पे 400 लिख, 400 लिख. ठीक है, ये जाएगा 600 बाई R तो पता ही आपको dQ/dt मिल जाएगा. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है ये कहा पर आवर कितना हीट डेवलप होगा, पर आवर कितना स्टीम डेवलप होगा पर आवर. तो कितना हीट डेवलप होगा ये निकाल लो.
तो 600 बाई आर इंटू पर सेकंड का था, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, इसी को ml कर दो, तो मास इंटू एल कितना होता है इसका, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन एक कैलोरी में है, इसको जीरो में डाल लेना, 4.25, यहाँ सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि a lake surface exposed to atmosphere where the temperature is less than degree centigrade. The thickness of the ice layer formed at the surface grow from 2 to 9 in 1 hour. The atmospheric temperature T will be latent heat of at the everywhere. A lake surface is exposed to atmosphere where temperature is the thickness of the ice layer TA will be, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ के लिए में एक बना लो इस तरीके से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज TA, कह रहा है कि the thickness of the ice layer formed on the surface grow from 2 to 4 सेंटीमीटर in hours. 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होने में, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से नहीं, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का थिकनेस हुआ और उसके बाद से अगेन 4 सेंटीमीटर का थिकनेस होने में, 2 से 4 सेंटीमीटर थिकनेस होने में 1 घंटा टाइम लगता है। कितना लगा, 1 आवर्स लगा। द टाइम टेकन इज, पूछ क्या रहा है, कंडक्टिविटी दिया गया, आइस की डेंसिटी दिया गया, लेटेंट हीट दिया गया, सब कुछ दिया गया, TA की वैल्यू बताइए। तो फिर इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसमें ये करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ये करना पड़ेगा कि देखो शुरू में थिकनेस जल्दी जल्दी आइस बनेगा, बाद में आइस धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि जितना ही थिकनेस बढ़ेगा ना उतना ही हीट ट्रांसफर रेट चेंज घटेगा, जितना थिकनेस इंक्रीज करेगा उतना ही हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमने स्ट्रिप्स रख किया, स्ट्रिप क्लिक किया, एक्स पे जाके यहाँ से हटा देते हैं, 2 से 4 हम बस याद रखेंगे, एक्स पे जाके एक dx के स्ट्रिप्स रख, एक dx के स्ट्रिप्स रख कर लिया, और यहाँ का टेम्परेचर पता है कितना होगा, यहाँ का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, dx स्ट्रिप से काम कैसे चलेगा। मान लो किसी टाइम पे x फॉर्म हो गया, किसी टाइम t पे x लेंथ फॉर्म हुआ, किसी टाइम t पे मान लो आइस का x लेंथ फॉर्म हुआ, x लेंथ फॉर्म हुआ, किसी टाइम पे x लेंथ फॉर्म हुआ, तो नीचे का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा उन्होंने कहा रखा है। तो इतने पार्ट से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज के ए, यहाँ की एरिया मान लो ए के बराबर है, ये वाला एरिया ये मान लो, के ए टेम्परेचर डिफरेंस TA माइनस 0 दैट इज TA, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन x, के ए डेल्टा T अपॉन x, x बीच की दूरी है, इस सरफेस और इस सरफेस की बीच की दूरी दैट इज x, इज इक्वल्स टू dq बाई dt। dq बाई dt को तुम लिख सकते हो, dq बाई dt ना, यहां से चाहो तुम dq को लिख सकते हो क्या, के ए TA डिवाइड बाई x इंटू dt बराबर dq को लिख सकते हो m। अच्छा dq क्या है भाई, t टाइम में x लेंथ फॉर्म हुआ,
फॉर्म हुआ, और अगले t प्लस डी टी टाइम में कितना लेंथ फॉर्म हो गया, x प्लस डी एक्स, और इतने टाइम में कितना हीट ट्रांसफर हुआ डी क्यू। भाई टी टाइम पे x लेंथ फॉर्म था और t प्लस डी टाइम पे इतना लेंथ फॉर्म था, तो इतने टाइम में डी क्यू हीट ट्रांसफर हुआ, और ये हीट लेके कितना लेंथ एक्स्ट्रा बना है, dx लेंथ एक्स्ट्रा बना है। भाई टी टाइम पे x लेंथ फॉर्म हो चुका था, अगले dt टाइम में जो लेंथ फॉर्म हुआ दैट इज dx, दैट इज dx, ये लेंथ फॉर्म हुआ, dx लेंथ फॉर्म हुआ। तो dx लेंथ इसी dq हीट से तो फॉर्म हुआ, तो यही तो dq आया है, दिस इज द dq। तो क्या करो, व्हाट इज dq, dq इज द हीट ट्रांसफर टू दिस स्लैब इन टाइम dt। इतना हीट क्या हुआ, अंदर से बाहर निकल गया, dt इंटरवल में इतना हीट बाहर निकल गया, इतना हीट बाहर निकल गया। अगर इतना हीट बाहर निकल गया, अगर इतना हीट बाहर निकल गया टी टाइम, तो वही हीट बाहर निकलने से एक्स्ट्रा dx लेंथ फॉर्म हुआ, एक्स्ट्रा dx लेंथ फॉर्म हुआ। इसी dq को मैं चार्ट लिख सकता हूँ क्या, m की जगह पे dm, dx लेंथ का मास m s dt लिख सकता हूँ। नहीं mst नहीं लगाओगे ना, ml लगाओगे ना, आइस बन जा रहा ना, ml लिखेंगे, ml लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हो क्या, k a p a अपॉन x dt इक्वल्स टू dm, लिख सकते हो dm को क्या लिखोगे, a इंटू dx इंटू डेंसिटी। भाई एरिया ए है, एरिया ए है, तो dx थिकनेस का एरिया जो ए है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, a इंटू डी एक्स इंटू डेंसिटी इंटू एल। देखो ए से ही कट जाएगा। अब इसको मैं ऊपर कर भेज दे रहा हूँ, तो यहां से लिखूंगा ए टी ए अपान रो एल। देखो ए टी ए और रो एल को मैंने नीचे भेज दिया, बराबर लिख दिया एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन। अच्छा इसमें लेकिन इधर भी तो dt होना चाहिए, dt हटा दो यहाँ से, dt के पास जाने दो, dt के पास। क्वेश्चन में k उन्होंने दे रखा है, देखो k रो एल दिया है, k की वैल्यू उन्होंने दिया है, डेंसिटी दिया गया है और एल, ये सब इसी तरह इसी टर्म में लिख देना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब सीधे सिस्टम में। t बराबर 0 पे 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, 2 ही रहने देना, और 1 घंटा ना 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 4, और ये 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दोगे टी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। बात समझ में आई? हेलो, यस के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 8 9 10 7 7 और क्या बताना है आदित्य? 7th वाला 7 कह रहा है कि assuming transmittivity is 0 for all the cases, select in the correct options. A bad observer is bad emitter. तो सही इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। किरचॉफ लॉ बताया था ना, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट इज गुड एमीटर ऑफ हीट। गुड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर, नहीं इमीटर होता है। बैड इमीटर गुड ऑब्जर्वर, गलत वर्ड है, बैड रिफ्लेक्टर गुड इमीटर। ये देखो ये सही, ये तो स्टेटमेंट सही है, गुड ऑब्जर्वर टू अ बैड ऑब्जर्वर टू बैड इमीटर, ये तो सही लिखा हुआ है। अ बैड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर, एक तरह से ये भी सही है देखो तो, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं कर रहा, इसलिए सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो ट्रांसमिट नहीं करेगी, तो क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ को एब्जॉर्ब करेगा। कह रहा है कि बैड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर, ये तो सही कह रहा है, अगर कम एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अब बैड रिफ्लेक्टर इज गुड इमीटर। बैड रिफ्लेक्टर, बैड रिफ्लेक्टर का मतलब, बैड रिफ्लेक्टर का मतलब ये हुआ कि कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब जब एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो इमीटर अच्छा होगा, ये भी सही कह रहा है। देखो किरचॉफ लॉ क्या है, सिर्फ ये कि गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर, ये हमेशा है, उससे इससे मतलब नहीं कि रिफ्लेक्टर कैसा है।
अब बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर। बैड इमीटर का मतलब होगा बैड इमीटर का मतलब होगा कि गुड ऑब्जर्वर। क्या मतलब? इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। अ बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर। अ बैड इमीटर बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर, ये गलत स्टेटमेंट है। डी पार्ट करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बैड बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर? तो हो ही नहीं सकता। इमीटर जो अच्छा होता है वही अच्छा ऑब्जर्वर होता है। समझ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, इमीट रिफ्लेक्शन में अलग है। इमीटर रिफ्लेक्टर नहीं होता। इमीटर रिफ्लेक्टर में अंतर है। रिफ्लेक्टर का मतलब है कि लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। इमीटर इज यानी इमीटर है कि खुद के टेम्परेचर के बेसिस जो एनर्जी, दैट इज इमीटर। खुद के टेम्परेचर बेस से। इससे कोई मतलब नहीं कि इस पे लाइट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े या ना पड़े, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े या ना पड़े, लाइट पड़े या ना पड़े, अगर ये इमीटर ब्लैक बॉडी है तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इमिट करेगी। तो ये तो 100% गलत है, क्योंकि बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर गलत है। क्योंकि सही तो यही है कि गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर। ये पार्ट बैड ऑब्जर्वर इज बैड इमीटर तो सही होता ही है। बैड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर, ये इस वजह से सही हो जा रहा है। ये जो वर्ड लिखा है ना, ये टी अप्रोचिंग जीरो, इसका मतलब क्या है कि लाइट पड़ेगी तो भेजेगा नहीं, तो ये दो ही काम कर सकता है, रिफ्लेक्ट करेगा और एब्जॉर्ब कराएगा। तो देखो बैड ऑब्जर्व तो कम अगर एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये बैड ऑब्जर्वर बैड एमिटर भी होगा, ये भी लिख सकते थे बैड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड इमीटर, लिखा जा सकता था तो सही होता। तो करेक्ट ऑप्शन होता, इंटरेक्ट नहीं। तुम बात समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 8, 9, 10, 11, exercise 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exercise 3, 1 to 4. Question number 1, 2, 3, 5, 9, क्या सर 10। ये सर एक्सरसाइज पार्ट 1 में थर्ड वाला। ये थर्ड। Yes. The three discs of same material ABC, by coated with the carbon black, their wavelength corresponding to the maximum spectral radiation is इतना इतना इतना, then maximum power will be emitted by। ठीक है। एक मैंने फॉर्मूला लिखा था, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एक साथ, नहीं बोल्ट स्टीफेंस लॉ विद विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एक साथ लिखा है। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है फॉर्मूला में, और जो था सिग्मा ई ए टी का पावर 4 में लिखा था लैम्डा एम टी बराबर बी होता है कांस्टेंट। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा क्या, टी बराबर आएगा बी अपॉन लैम्डा एम का पावर 4 बन जाएगा, सिग्मा ई ए टी का पावर 4। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी सिग्मा ई एक जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बनेगा। अब बी का टर्म बाहर कर तो बी का पावर 4 भी बनेगा लैम्डा एम का पावर 4। अब देखो क्वेश्चन में रेडियस दिया गया है और लैम्डा दिया गया है, तो इसका रेशियो निकाल लेना, जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। बात समझ में आया? यस यस। तो देख लेना कि आर और लैम्डा एम का रेशियो किस में ज्यादा आ रहा है, इस स्क्वायर है ये पावर 4 है, वो आंसर हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, पार्ट 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4। Two identical bodies are made of a material for which the heat capacity increases with the temperature. One of these is 100 degrees centigrade, while other one is itna. The two bodies are brought into contact assuming no heat loss. Final common temperature is।
Two identical body are made of the material for which heat capacity increases with temperature. Heat capacity temperature increase कर रहा है. One of these is 100 degree centigrade, while other is 0 degree centigrade. Made of a material with heat capacity increases with the temperature. Two identical bodies are made of a material for which the heat capacity. The final common temperature. Final common temperature. तो इसका टेम्परेचर T है. ये जितना हीट लेगा उतना ही हीट देगा. क्या मतलब है? हंड्रेड और 0 है ना, ठीक. एक का 100 है, का 0 है. मान लो मास है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है. इसको ना टेम्परेचर का फंक्शन डालो, क्या फर्क पड़ता है? ये अल्फा टी लिख लो. फाइनल टेम्परेचर मान लो T0 हो जाता है. ये जितना हीट देगा ये उतना हीट लेगा. ये ये जितना देगा हीट उतना ही लेगा. ये कितना हीट देगा ये निकालना है. लिखोगे MST, MSDT. एक फंक्शन मांगे इंटीग्रेशन. टेम्परेचर कहाँ से आता है? 0 से लेके नहीं 40 will निकल गया ना. तो T0 to 100 इतना हीट देगा ये, इक्वल टू MS DT. 0 से T0 तक जाएगा. आउट कर जगह T स्क्वायर बाई 2 बनेगा 100 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर या T0 का स्क्वायर. इससे आएगा T0 का स्क्वायर 50 का क्या बनेगा? 50 बनेगा. नहीं जी, T0 की वैल्यू बन जाएगी 100/2 100 बाई √2. 100 बाई √2 बनेगी. दिस इज मोर देन 50. आंसर इज मोर देन 50. ये तभी होगा ना जब कैपेसिटी सेम रेट से इंक्रीज करेगी. क्या? अरे ये तभी होगा ना जब दोनों की हीट कैपेसिटी सेम रेट से इंक्रीज करेगी. नहीं ऐसा नहीं है, सेम रेट से इंक्रीज करेगी. इंक्रीज करेगी तब ऐसा हो. इसको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं अगर चाहें तो. देखो ये हीट जो है dq बाई dt वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ. तो स्ट्रेट अगर लाइन होता है dq बाई dt क्या होता है? मान लो dq बाई dt होता है MSDT. ये होता है अगर S मान लो कांस्टेंट होता तो इसके वर्सेस ये वाला ग्राफ. सर वो सर दूसरी बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, फिर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा. सही है कह रहे हैं. टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल है. तो पता है क्या है? एकदम सही कह रहा है. देखो यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है. तो ये
ये जो है ना 100 से 100 मतलब इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी इससे ज्यादा होगी। क्यों? तो अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है इस वाले से, तो यहाँ पे कम टेम्परेचर का चेंज होगा। तो जब हीट मिलेगा ना, कम टेम्परेचर के चेंज में उतना हीट मिल जाएगा, जो कि इसमें ज्यादा टेम्परेचर का चेंज लगेगा तब जाके उतना हीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एच इसका कम है। तो तुम सोच के देखो, ये जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा वो 50 से ज्यादा है। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, क्योंकि इसकी एच की वैल्यू इससे ज्यादा है, क्योंकि एच टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो कम टेम्परेचर के चेंज में ये ज्यादा हीट दे देगा और ये ज्यादा टेम्परेचर का चेंज लाना पड़ेगा। इसलिए इसको 50 से कम पे ही आना पड़ेगा और इसको 0 से 50 तक जाना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10। 10. When a substance gradually heated, its initial color is, हीट किया जाता ना। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा टी बराबर बी कांस्टेंट। तो वेवलेंथ ज्यादा होने पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है विबग्योर। वेवलेंथ का ये ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर। तो तुम मुझे बताओ, जब शुरू में ग्रेजुअली हीटेड, शुरू में टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा? वेवलेंथ ज्यादा किसका होता है? रेड रेड का. का वेवलेंथ ज्यादा होता है। रेड का. आंसर इज रेड। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। बताता रहना। ओके। सर पार्ट 1 में 13 वाला, 12th वाला बताइए. पार्ट 1 में एक्सरसाइज. सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में. 13। अच्छा, 12th वाला. ये 12th वाला, ये द टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड। यस. The temperature of hot liquids in a container of negligible heat capacity fall at a rate of इतना minute due to the heat transmission to the surrounding just before begin to solidify. The temperature then remain constant for 30 minutes. By the time the liquid has all solidified, find the ratio of specific heat capacity to liquid to specific latent heat of fusion. ठीक है? The temperature of hot liquid of a container of negligible heat capacity. Temperature of hot liquid in a container. Hot liquid है, का टेम्परेचर फॉल करा 3 केल्विन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है गिर रहा है 3 केल्विन पर मिनट गिर रहा है ड्यू टू हीट इमिशन टू सराउंडिंग। The temperature then remain constant for 30 minutes. इसका मतलब पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उस टेम्परेचर में पड़ा हुआ है। मान लो ये वाटर है, वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पड़ा हुआ है, तभी जाके इसका टेम्परेचर हीट निकल रहा है। बट ये मतलब वेपर है, बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर होगा, जिसकी वजह से हीट निकल रहा है। हीट निकलने की वजह से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। वाटर में कन्वर्ट हो रहा है बट टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। कितने समय तक हुआ? मान लो इसका मास समय 30 मिनट तक ऐसा हुआ। तो 30 मिनट में द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर 30 मिनट। बाय द टाइम लिक्विड हैज ऑल सॉलिडिफाइड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू लिक्विड टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो 30 मिनट में कितना हीट दे देगा? ये हीट देगा m इंटू एल के बराबर हीट देगा।
ml को हीट देगा और यही किस में होगा mst में, mst में नहीं, यही कन्वर्ट होगा, यही बेसिकली हीट दे रहा है, टोटल हीट इससे निकालना पड़ेगा इसके बराबर, ml बराबर q होना चाहिए। और इसका जो पावर होता है dq by dt, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, सर ये सिर्फ उतने का है ना सर, ml तो जब कांस्टेंट हो गया। तो लिखा हुआ है ना, the temperature of hot liquid in a container of nil heat capacity fall at rate of due to the heat emission to the surrounding just before it began to solidify। अच्छा, just before began to solidify, just before began to solidify, solidify होने के पहले, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस, अच्छा टेम्परेचर से घट रहा है, इस रेट से टेम्परेचर नहीं है, ओके, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कभी इसका टेम्परेचर हुआ नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर नहीं हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर अभी तो घट रहा है 30 मिनट ड्यू टू द हीट इमिशन टू द सराउंडिंग जस्ट बिगन टू, सर जब 100 डिग्री हो गया तब 30 मिनट रुका ना सर, तब 30 मिनट तक कांस्टेंट रहा, उसमें ml हीट निकली। ये क्या कह रहा है 3 केल्विन पर मिनट, सर वो उससे पहले तक का बता रहा है ना, जब 100 डिग्री हुआ होगा उसके बाद कांस्टेंट हो गया होगा टेम्परेचर। नहीं 3 केल्विन पर मिनट का मतलब क्या है कि 100 होने के जस्ट पहले, यस सर, 100 होने के जस्ट पहले, मतलब 100 होने के जस्ट पहले की बात कर, इसका सर सॉलिडिफाई होगा मतलब वो तो टेम्परेचर तो कम होगा ना। हाँ, जस्ट बिफोर सॉलिडिफाई ना, का मतलब ये हो रहा है, सॉलिडिफाई का मतलब जीरो, वाटर है ना, पहले ये वाटर था, पेपर नहीं था, मटेरियल नहीं लिखा है वो तो बताना है। नहीं मतलब समझने के लिए बस लिख रहा हूँ, ये वाटर है और ये वाटर है, सॉलिडिफाई, सर मतलब 0 डिग्री से थोड़ा सा अबव होगा तब तक ये टेम्परेचर घटता रहेगा 3 केल्विन पर मिनट। टेम्परेचर घट रहा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हुआ थोड़ा सा ना, टेम्परेचर जो है जस्ट ग्रेटर देन 0 प्लस है नहीं, तो जो टेम्परेचर का रेट ऑफ यस डिक्रीज है वो -3 केल्विन पर मिनट है, और उसके बाद क्या हुआ कि जब टेम्परेचर 0 जाता है तो 30 मिनट तक, क्यों 30 मिनट तक यस सर, 30 मिनट तक कांस्टेंट रहता है और हीट टेम्परेचर निकल। कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मान लो इसका टेम्परेचर कैपिटल टी है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैपिटल टी है, तो इसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ये जो रेडिएशन हीट देगा dq by dt की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ई टी का पावर 4 होगा, ओके समझ में आ गया, ये है देखो ये स्टीफन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक चीज है, तुम इसके जगह पे एक फॉर्मूला लिख सकते हो, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ तभी से ना, सिग्मा ई ए टी का पावर 4 वो होना चाहिए एम एस डी टी, इसके बराबर होना चाहिए, भाई जो हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है, जो हीट ये सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है वो जो है वो बराबर होना चाहिए एम एस डी ऑफ कैपिटल डी टी,
ये इसके बराबर आना चाहिए, और ये जो रेट ऑफ फॉल है वो 3 केल्विन होना चाहिए। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाला हीट ट्रांसफर जो एटमॉस्फेयर कर रहा है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए ना, जब टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा तो। यस ये श्योर हो? यस सर। बस तो वैल्यू प्लेस कर दो। ये कितना आ गया, एम एस इंटू -3, मतलब मैग्नीट्यूड लगा लो। अच्छा बताओ, लेकिन अब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ तो कितने मिनट तक, 30 मिनट तक टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब कि ये जो टोटल हीट डेवलप कर दिया होगा, टोटल हीट कितना डेवलप करेगा इस 30 मिनट में? 30 मिनट जो टोटल हीट डेवलप करेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए एम एस इंटू 3 इंटू 30, इतना होना चाहिए। 30 मिनट मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड के लिए, पर मिनट तो है ही है। इतना हीट ट्रांसफर कर देगा सराउंडिंग को, ये सही है 30 मिनट में? बताओ। हेलो। सर ये तो तब तक का है ना जब तक जीरो नहीं होता। नहीं, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, जीरो प्लस, जीरो से जस्ट बिफोर का है ना, जस्ट बिफोर का टेम्परेचर लगभग जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है ना। यस सर। और जब तक सॉलिडिफाई हुआ तब तक टेम्परेचर जीरो ही रहेगा। मतलब इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है पहले था 0.000001 था, और अगले 30 मिनट तक टेम्परेचर जीरो जीरो रहा ही रहा। इस इंटरवल में जो हीट ट्रांसमिट, जो इस रेट, इस टेम्परेचर जो हीट का ट्रांसफर होगा वही इस पे भी होगा, वही इस पे भी होगा, वही अप्रोक्सीमेट वही रहेगा, क्योंकि ये बहुत, ये लगभग इसके बराबर है। फॉर्मूला होता है ना सिग्मा ई ए टी का पावर 4, तो 273 प्लस ये लिखो तो, या इसके लिए 273 लिखो तो, जब पावर 4 करोगे, इसका पावर 4 करोगे चाहे इसका पावर 4 करोगे, लगभग इसका पावर 4 करोगे या इसका पावर 4 करोगे लगभग बराबर ही आएगा ना। 273.001 का पावर 4 एंड 273.00 का पावर 4 बराबर आएगा ना। यस सर। ये वैल्यू बराबर रहेगी ना यस सर। अगले 30 मिनट तक। यस सर। तो फिर ये वैल्यू आएगी इतनी। तब सर ml वाला भी तो इंक्लूड हो जाएगा, यही पूरा तो सॉल्ट। ml के बराबर हो जाएगा, तभी तो पूछा एल अपान एस की वैल्यू बताइए। यस सर। हाँ। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, तो अब हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, और भी कोई डाउट है इसमें?